यस सर। कहाँ पे निकल गए? निकल बताओ। Now this is India Pakistan. Let's go start with it. Just wait a second. Okay. So now in order to understand Pakistan, we need to understand the belief system of Pakistan जो पाकिस्तान अपनी जनता को बोलता है या पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान क्या सोचता है। सबसे पहला पाकिस्तान ये सोचता है कि भैया जो इंडिया है, इंडिया ने कभी भी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ये पाकिस्तान सोचता है। अब ये क्यों सोचता है आगे बताओ। पर पाकिस्तान ये सोचता है कि भैया इंडिया को पार्टीशन अंडू करना है, पाकिस्तान पे कब्जा करना है। ये पाकिस्तान का बिलीफ सिस्टम है। तीन चार बिलीफ सिस्टम है उसमें से ये एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। ओके। दूसरा उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि इंडिया को अंडू करना है पार्टीशन। वो कैसे करेगा? वो करेगा थ्रू मिलिट्री। मिलिट्री मीन्स तो मतलब एक दिन इंडिया आएगा अपनी मिलिट्री लेके और पाकिस्तान को खा जाएगा। सो दिस इज द बिलीफ सिस्टम दैट दे हैव। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने ये बिलीफ सिस्टम पाल के क्यों रखा है? सोचो। जब अगर ये बिलीफ It सिस्टम helps. पालेंगे ही नहीं तो मिलिट्री को लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी? अगर इंडिया हमें खा जाएगा एक दिन, पार्टीशन को अंडू करेगा, तो बचाने वाला तो कोई चाहिए ना। तो बचाएगा कौन? मिलिट्री बचाएगी। ओके। अब अगर मिलिट्री बचाएगी तो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन फिर पाकिस्तान में कौन बची? मिलिट्री बची। यहां तक समझ में आया? ओके। हाँ सर। तीसरा बिलीफ सिस्टम ये पालते थे लोग कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से थ्रेट पोजेस करता है। वो क्या है? इनका कहना है कि भैया मुस्लिम्स और इंडियाज हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन, कल्चर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हिंदूज और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। और कल को हिंदू आएगा इंडिया से और पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेगा। ये इनका तीसरा बिलीफ सिस्टम है। चौथा बिलीफ सिस्टम है कि भाई ये पाकिस्तान है एंड पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज। इधर अफगानिस्तान है और इधर इंडिया है। जैसा इसराइल बोलता है, इसराइल सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज ऑल अरब से, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे ईरान है, इराक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पाकिस्तान भी ऐसे ही बोलता है। तो अगर ये चार बिलीफ सिस्टम आप देखोगे तो पार्टीशन इंडिया अंडू करना चाहता है, मिलिट्री मीन से करना चाहता है, हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, और इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेशन। तो इनको बचाने वाला कौन मसीहा होगा? इनको बचाने वाला कोई ना कोई तो मसीहा होगा, तो वो मसीहा है मिलिट्री। ठीक है। तो ये पाकिस्तानियों को चूरन, जो मेजर गौरव बोलते हैं ना, चूरन खिलाया जा रहा है 1947 से कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है हाँ। तो वो उसकी मिलिट्री है। अब मिलिट्री अगर बचाएगी तो ऑब्वियसली मिलिट्री के सस्टेनेंस के लिए पैसा भी चाहिए। यस। तो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा पाकिस्तान की जीडीपी से। तो मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 335 बिलियन। कितनी है? इतना तो तीन चार कंट्री से अपन ट्रेड कर लेते उतना ही है। तो इसमें से 50%, लगभग 100 100 150 बिलियन तो मिलिट्री खा जाती है। राइट। अब मिलिट्री इस पैसों का क्या करती है? हाँ, करप्शन। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था। उनके बच्चे करप्शन। फॉरेन में सेटल है। उनके बच्चे फॉरेन में सेटल है भाई। उनके पास में बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर पैसा है। उनके डीएचए नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे बड़े बड़े फ्लैट्स है उनके। बिजनेस बिजनेस ओन करती है पाकिस्तान की मिलिट्री। तो तो अगर किसी को इतना पैसा मिल रहा है तो चाहेगी कभी कि भाई मेरा पैसा कम हो? वो नहीं चाहेंगे। दे नेवर वांट कि जो पाकिस्तान की जीडीपी से 150 बिलियन आ रहा है वो कभी कम हो, हमारा करप्शन कभी कम हो। तो उसके लिए चूरन कंटिन्यूसली खिलाना पड़ेगा। वो चूरन क्या है कि भैया पाकिस्तान खतरे में है, हिंदू हमें खा जाएगा, कश्मीर को आजाद करना है। तो ये जो चूरन है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री जानबूझ के
पाकिस्तान के लोगों को खिलाती है ताकि पैसा आता रहे। और जिस दिन कश्मीर का मैटर सॉल्व हो गया, उस दिन पाकिस्तान मिलिट्री की लेजिटिमेसी चली जाएगी। और जिस दिन पाकिस्तान की लेजिटिमेसी चली जाएगी, लोग पूछेंगे कि भाई जो इतना पैसा तुम्हारे तरफ डाइवर्ट हो रहा है वो डेवलपमेंट में लगाओ। और पाकिस्तान की मिलिट्री ये कभी नहीं चाहेगी कि कश्मीर का मैटर कभी सॉल्व हो। समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में अनऑफिशियल विजिट करते हैं पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को। उसके कुछ दिन बाद ही उरी में अटैक हो जाता है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान जाते हैं और उन्होंने बोला है कि भाई वी एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ कंट्री और फ्रेंड रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ये दिल्ली से लाहौर बस चालू होती है। उसके अगले ही साल में इमीडिएट कारगिल वॉर शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे? दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी डज नॉट वांट कश्मीर इशू टू सॉल्व। जब तक ये चूरन पाकिस्तानियों को खिलाया जाएगा तब तक पैसा आता रहेगा। ठीक है? तो ये चार बिलीफ सिस्टम है उसका। अब इस बिलीफ सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव जॉइंड द अलायंसेस। अलायंसेस सियाटो और सेंटो, याद है? सेंटो और सियाटो, ये क्या है? हाँ। नाटो है ना। नाटो के एशिया में जो अलायंसेस है वो है सियाटो और सेंटो। और 1950s में हमने ये डिसाइड किया था कि भैया हम नॉन अलाइन रहेंगे कोल्ड वॉर के टाइम पे। पाकिस्तान ने बोला कि हम यूएसए के अलायंस को ज्वाइन करेंगे और यूएसए की तरफ से इनको बहुत सारी मदद भी मिली। ठीक है? दूसरा इम्पैक्ट दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ, ये जो चूरन, चार चूरन जो मैंने आपको ऊपर बताया, इस चूरन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि भैया पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान किससे रिलेशन रखेगा, किससे रिलेशन नहीं रखेगा, यूनाइटेड नेशन में क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, चाइना के करीब जाएगा, नहीं जाएगा, ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। सो वर्चुअली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है? तीसरा इम्पैक्ट क्या है कि भैया जो भी रिसोर्सेस है पाकिस्तान के, जो मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, वो जस्टिफाई होते हैं भाई। क्योंकि अगर मिलिट्री की तरफ रिसोर्सेस नहीं जाएंगे तो मिलिट्री पावरफुल नहीं होगी। मिलिट्री पावरफुल नहीं होगी तो फिर हिंदू खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा। ठीक है? नाउ जो चौथा इंपैक्ट है, तो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में कौन सी? मिलिट्री है। इफ एट ऑल अगर डेमोक्रेसी चैलेंज करती है मिलिट्री को, तो उस केस में क्या होगा? आर्मी विल टेक ओवर डेमोक्रेसी। ऐसा हुआ है भाई। नवाज शरीफ 1988 में चैलेंज कर रहा था मिलिट्री के डोमिनेंस को, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तुमने वो कू पढ़ा ना, कितने बार कू हुआ पाकिस्तान में? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 4 बार। 4 बार कू हुआ। तो जब जब डेमोक्रेसी ने मिलिट्री को चैलेंज करने की कोशिश की, तब तब मिलिट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। सो दिस इज द थिंग। पांचवी चीज, इट विल मेंटेन द सुपीरियरिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड डेमोक्रेसी उसके नीचे रहेगी। पाकिस्तान आर्मी यहां रहेगी, डेमोक्रेसी यहां रहेगी। पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करेगी कि कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, पाकिस्तान के लोग डिसाइड नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली आपने इमरान खान का वो देखा होगा, जो भी इशू चल रहा है। इमरान खान आया था पाकिस्तान की आर्मी की वजह से। एंड इमरान खान जब पॉलिटिकल मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बना, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मिलिट्री एग्जिस्टेंस। मिलिट्री के ऑफिसर्स पे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए, उसको निकाल के फेंक दिया। 4 साल में, 5 साल भी नहीं हुए, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को लाके रख दिया, जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है। सो दिस इज द थिंग। इतना समझ में आया? यस सर। ओके। नाउ इनका ऑब्सेशन क्या है कश्मीर के साथ में, ये देखते हैं। ऑब्सेशन विद कश्मीर क्या है? तो व्हाट डज पाकिस्तानी बिलीव? पाकिस्तान आर्मी बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन डिस्प्यूट विद इंडिया। ये इनका सबसे बड़ा बिलीव है। डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में,
इसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या एरिया है। अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कुछ भी करके इस डिस्प्यूटेड एरिया को या इस डिस्प्यूटेड विवाद को सॉल्व करेगी, तो मिलिट्री उसको टेक ओवर कर लेगी। क्योंकि मिलिट्री कभी नहीं चाहती कि भाई साहब ये डिस्प्यूटेड जो मसला चल रहा है वो कभी सॉल्व हो। नो पीएम हैज द अथॉरिटी इन पाकिस्तान टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। 1947 से चल रहा है कश्मीर का इशू, अब तक सॉल्व नहीं हुआ। हम तो चाहते सॉल्व हो जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता। क्योंकि कश्मीर वो सोने की मुर्गी है पाकिस्तानियों के लिए, मतलब पाकिस्तान आर्मियों के लिए, कि वो अंडा देते रहेंगी और आने वाले कई साल तक देते रहेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई। ना उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। अब मैंने आपको वीडियोस भेजे, उनका एजुकेशन सिस्टम आपने देख लिया, पूरा रेडिकलाइज, मर मिटने के लिए तैयार है वो। उनको बोलो बम लगा और फुट जाओ, फुट जाएंगे वो। ओनली रिलीजियस एजुकेशन। एक रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, सैयद मुजम्मिल का, जो मैंने आपको भेजा उनका एक वीडियो, बहुत ही अच्छे स्कॉलर है। तो पाकिस्तान में एक टीचर डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहा था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसको सॉरी बोलना पड़ा सारी यूनिवर्सिटी के सामने। ये पहला, सॉरी क्यों बोला? क्योंकि इवोल्यूशन जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। अर्थ स्टैटिक है, अर्थ मूव नहीं करती। अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो अल्लाह का आदेश होता है, वो अल्लाह घुमाते हैं सब कुछ। ये उनकी टेक्स्ट बुक में उनको सिखाया जाता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। तो तुम क्या यूथ से एक्सपेक्ट कर रहे हो? स्किल यूथ कहाँ मिलेगी तुमको? अब स्किल यूथ है नहीं, जॉब्स है नहीं, टेररिज्म है, तो कोई कंपनी वहां पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। अब कोई कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, तो फिर जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, जीडीपी नीचे जा रही है, यूथ रेडिकलाइज हो रही है, जो बची कुछ यूथ है वो फॉरेन कंट्रीज में भाग रही है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री। समझ में? हाँ सर। ओके। हाँ, कश्मीर इशू का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। आपको याद होगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था इंडिया, ठीक है? कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला था कि भाई हम एक ऑफर करते हैं, ये कश्मीर का जो भी इशू है ना, इसका बैकग्राउंड है ये, जो भी आज कश्मीर का इशू, इसका बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया को भेजा गया था, और इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को ऑफर किया गया था कि भाई तुमको पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, और अगर तुमको इंडिया ज्वाइन करना है तो इंडिया ज्वाइन करो, और अगर तुमको इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है? अब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में ऐसी इक्वेशन थी कि भाई जो राजा है वो है हिंदू, और जो जनता है वो है मुस्लिम। उल्टा इक्वेशन भी था, कहीं कहीं पे किंग जो था वो मुस्लिम था, और जो जनता थी वो हिंदू थी। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, हैदराबाद में स्टोरी थी, उसके बाद में जूनागढ़ में भी एक स्टोरी थी, और कश्मीर में तो राजा हिंदू था, मुस्लिम मुस्लिम तो पूरी एक जनता थी। ठीक है? अब इंडिया ने क्या बोला कि भाई अगर तुमको इंडिया ज्वाइन करना है तो सबसे पहले जो लोग कहेंगे, व्हाट विल बी द स्पीच, जो लोग कहेंगे, लोगों ने अगर प्लेबिसाइड कर लिया, प्लेबिसाइड मतलब सबने आके वोटिंग कर ली कि भाई हमको इंडिया के साथ जाना है, तो वो आप इंडिया आ सकते हो। और पाकिस्तान ने बोला कि यार जनता से क्यों पूछना है, अगर राजा बोल रहा है कि पाकिस्तान में आना है तो यू कैन कम। सो दिस वाज द इक्वेशन। अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको एग्रीमेंट साइन करना है। उस एग्रीमेंट का था, नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखो एक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेशन का मतलब होता है वी एक्सेप्ट, और सेसेशन का मतलब होता है वी डोंट एक्सेप्ट, वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम यू। ये मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान या इंडिया के पार्ट बन गए। अगर आपने इंडिया के साथ साइन कर लिया तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब मान लो आप रेडी नहीं हो, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो फिर क्या होगा? तब एक एग्रीमेंट साइन होगा, वो होगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब कि भाई अभी हम श्योर नहीं है, हमको टाइम चाहिए। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आप चाहे पाकिस्तान के साथ साइन करो, चाहे इंडिया के साथ साइन करो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होगा। इधर आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो, अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो फिर आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लो। इतना समझ में आया?
यस नो? Yes, sir. अब अगर आप कश्मीर देखोगे, तो कश्मीर इज जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भाई? देखो, इधर है पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की थ्रू आप कहा जा सकते हो सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो कश्मीर की जो लोकेशन है, अपन फॉरेन रिलेशन में इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई जो कश्मीर है वो मेरे पार्ट में आ जाए, और इंडिया भी चाहेगा कि भाई कश्मीर जो है वो मेरे पार्ट में आ जाए। बोथ वांटेड इंडिया, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज, कश्मीर का राजा था हरी सिंह, ये तो आपको स्टोरी पता ही होगी। नाउ हरी सिंह, हाँ, इसको क्या हो गया अभी, एक सेकेंड। हरी सिंह, नाउ हरी सिंह वाज अ हिंदू रूलर, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। अब हरी सिंह की बनती नहीं थी नेहरू के साथ में, नेहरू के साथ में इसकी खटकती थी, इनके कुछ इश्यूज थे नेहरू के साथ में। तो हरी सिंह ने आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड टू साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। यहाँ पे समझ में आया? ही वांटेड सम टाइम टू थिंक कि इधर आई शुड जॉइन पाकिस्तान और इधर आई शुड जॉइन इंडिया। अब हरी सिंह के सामने एक डिलेमा था। डिलेमा ये था कि भाई अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता हो तो ना, धर्म के नाम पे बना हुआ कंट्री है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो मेरा तो टाटा बाय होने वाला है अगर मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं इंडिया को ज्वाइन करता हूँ तो नेहरू के साथ में इशू है, तो वो भी एक इशू है, क्योंकि सारी पावर ट्रांसफर करनी पड़ती है इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये डिलेमा में था, इसीलिए इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ में। ही वांटेड सम टाइम टू थिंक। लेकिन पाकिस्तान को ये मान्य नहीं था भाई। पाकिस्तान के पास ईगो था कि सारे मुस्लिम एरिया, डोमिनेटेड एरिया शुड गो टू पाकिस्तान। तो जिन्ना एंड पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग मोर प्रेशर ऑन हरी सिंह टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राइट। लेकिन हरी सिंह मानने को तैयार नहीं था, हरी सिंह को और टाइम चाहिए था, ये और प्रेशर डाल रहे थे। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने एक आइडिया किया। आइडिया ये था कि हम क्या करेंगे, हम लश्कर्स को ट्रेन करेंगे। अभी लश्कर्स, ये जो वर्ड है लश्कर, लश्कर, लश्कर ए तोयबा आपने सुना होगा, लश्कर। ये लश्कर का लश्कर। मतलब क्या होता है? लश्कर। आर्मी ऑफ इरेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर का मतलब होता है कि ट्राइबल लोगों को जमा कर लिया, उनकी आर्मी बना दी और भेज दिया, ठीक है। आर्मी ऑफ रेगुलर, इनको क्या किया, इनको ट्रेनिंग दी, और इनको ट्रेनिंग करने के बाद में इनको भेजा कश्मीर। और कश्मीर में इनकी कुछ टारगेट्स थे। टारगेट क्या थी? सबसे पहला टारगेट कि भाई लोगों को मारो। दूसरा, कश्मीर में अनरेस्ट फैलाओ। तीसरा, कश्मीर में लूटो। और चौथा, कि वहां पे जाके लैंड ऑक्यूपाई करो, ताकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का इंटीरियर पार्ट बन जाए, ठीक है। तो 1947 में हमें अगस्त में आजादी मिली, और सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में ये लश्कर पहुंच गए कश्मीर, ठीक है। अब हरी सिंह जो था, उसको छूट गया पसीना। अब वो भागते भागते गया नेहरू के पास में। उन्होंने बोला कि भाई नेहरू साहब, हमारे ऊपर पाकिस्तान से लश्करों ने हमला कर दिया, वो श्रीनगर तक पहुंच गए, प्लीज आप हमारी हेल्प कर दो। नेहरू ने बोला, किस हक से? हमारा तो आप पे कोई हक है ही नहीं ना, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ में साइन किया। अगर साइन करते तो आप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होते, और अगर आप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होते तो इट कुड हैव बीन परसीव्ड एज अटैक ऑन इंडिया, तो हम वॉर लड़ते। ना ही आपके साथ में हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ना कुछ है, तो हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। जे एंड के इंडिया का लीगल पार्ट नहीं है, ठीक है। पर हरी सिंह को बहुत हरी थी भाई। हरी सिंह ने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ यू। तो नेहरू ने फिर प्रपोजल दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, एंड हरी सिंह फाइनली, यू नो, साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। अब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया से साइन होता है, तो नेहरू ने मिलिट्री भेजी, और जैसे ही मिलिट्री भेजी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ थे इंडियन सोल्जर्स और यहाँ थे पाकिस्तानी लश्कर। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे, तो इंडियन मिलिट्री रियलाइज कि भाई ये कोई लश्कर वश्कर नहीं है, ये पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स है या मिलिट्री के लोग हैं, जो लश्कर के भेस में आके पाकिस्तान में टेरर फैला ले। ऐसे कैसे?
कुछ महीने पहले इंडिया पाकिस्तान की आर्मी तो सेम ही थी पार्टीशन से पहले, राइट? वर्ल्ड वॉर टू में 1945 में इंडिया से आर्मी गई थी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। तो ये आदमी भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है, ये भी आदमी ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है, दोनों को एक दूसरे के चेहरे पर पता है। तो जब ये बात नेहरू जी को पता चली, देन नेहरू जी कंसिडर्ड इज एज अ violation of territorial integrity of India, and that was the first time when India and Pakistan had a war just after independence. So this was the first war after independence. तो independence का मिली अगस्त में, अगस्त अक्टूबर में हमारा वॉर स्टार्ट हो गया था पहला पाकिस्तान के साथ। सो दिस वाज द फर्स्ट वॉर। ठीक है। Yes, sir. अब इंडियन आर्मी अंदर गई, उन्होंने क्या किया, रीऑक्यूपाई कर लिया। लश्कर ने जो भी ऑक्यूपाई करके रखी थी टेरिटरी, तो अगर मैं यहाँ पे माफ करा तो ये श्रीनगर तक घुस चुके थे, यहाँ तक घुस चुके थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर आया, ठंड का महीना था। आपको पता है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -40 -50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बैड वेदर था भाई, हार्श टोपोग्राफी भी थी, पहाड़ है, प्लेन नहीं है। तो हमने जो ऑपरेशन था वो स्टॉप कर लिया कुछ टाइम के लिए। बाय दैट टाइम आर्मी हैव ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ एरिया। अब उस टाइम पे कोई सैटेलाइट तो था नहीं कि कहां तक ऑक्यूपाई कर लिया कहां तक नहीं कर लिया। ठीक है। अब 1947 खत्म होता है, 1948 आता है। याद है नेहरू ने क्या बोला था कि हमें अगर कोई भी एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्लेबिसाइड कराएंगे। प्लेबिसाइड का मतलब वहां की जनता से पूछेंगे कि भाई आपको इंडिया में आना है या पाकिस्तान में जाना है। अगर आपको इंडिया में आना है, वेल एंड गुड, कम, साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। सिमिलर केस हुआ था, हैदराबाद का स्टोरी सुनाता हूँ। हैदराबाद के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, जनता जो थी वो हिंदू थी। तो जब प्लेबिसाइड कर जो रूलर था उसको ज्वाइन करना था पाकिस्तान, लेकिन जनता ने बोला कि वी वांट टू ज्वाइन इंडिया। तो हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो 1948 में क्या हुआ, माउंट बैटन ने नेहरू को बोला भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लेबिसाइड कराना बाय इंडिया, इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री का प्रेजेंस भी है और यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री का भी प्रेजेंस है। तो ये जो एरिया है हेवीली मिलिटराइज है। तो एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी गो टू यूनाइटेड नेशन, impartial body, and ask them to have a supervision on the plebiscite। समझो, माउंटबेटन ने नेहरू को बोला कि भाई देखो 1945 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन। अब आज जो 2023 में हमें यूनाइटेड नेशन पता है, तब के लोगों को यूनाइटेड नेशन क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, किसी को नहीं मालूम था। सबको पता था कि भाई वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, आगे चल के वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसी के लिए एक यूनाइटेड नेशन बनाया। उसमें बहुत सारे मेंबर्स भी है, ट्रस्टेड लोग भी है। तो माउंटबेटन ने नेहरू को बोला, ठीक है, दैट प्लेबिसाइड शुड बी डन बाय न्यूट्रल एजेंसी। ठीक है। तो जनवरी 1948 में नेहरू जी चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन और डिमांड करते हैं कि भैया हम एक प्लेबिसाइड कराएंगे और उस प्लेबिसाइड में हमको यूनाइटेड नेशन का सुपरविजन चाहिए। सुपरविजन का मतलब समझते हो ना, कि भाई आप सुपरविजन करो, करेंगे हम, लेकिन कुछ गड़बड़ी ना हो, वो आप नजर रखो। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ। तो 5 परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने टीम बनाई। वो टीम भेजी गई इंडिया, कश्मीर में। और फिर कश्मीर में क्या होता है देखो, जान में वो इंडिया में आते हैं। 1948 मार्च में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूनाइटेड नेशन में दो दो बॉडी है, तो एक होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली वो सारे 194 कंट्रीज बैठे हैं, वो देखा होगा आपने, मोदी जी भाषण देते हैं वो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग होते हैं, सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स ये होते हैं। इसमें 194 कंट्रीज होते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यूनाइटेड नेशन एक इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने को पता है। यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड टू कर्ब एनी वॉर इन द वर्ल्ड। जैसे अभी यूएसए है, यूएसए 5 परमानेंट मेंबर में से एक है, बराबर है। जब यूएसए अटैक करता है अफगानिस्तान में, तो ये लोग जस्टिफाई करते हैं, क्या ये रोक पाते हैं वॉर को? आंसर इज नो। जब यूएसए अटैक करता है इराक में, तो ये कुछ नहीं बोलते। ओके। जब रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर,
ये लोग कुछ नहीं बोलते। जब इसराइल अटैक करता है पैलेस्टाइन पे, ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो ये जो बॉडी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हाईली बायस्ड बॉडी है, ये आज हमको पता है, लेकिन तब नहीं पता था, राइट? तो ये जो कमीशन भेजा था इंडिया ने मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और वापस से यूनाइटेड नेशन को सबमिट की। उन्होंने बोला कि भैया देखो, कश्मीर जो है ये हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान के सोल्जर भी है और इंडिया के सोल्जर भी है। तो इस कंडीशन में प्लेबिसाइड तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, देयर इज अ फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, सो कंडीशन इज नॉट सुटेबल टू हैव अ प्लेबिसाइड। अब मार्च हो गया, अप्रैल में क्या करते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक और बॉडी को अपॉइंट करते हैं। ये बॉडी कौन सी है? ये बॉडी होती है मिलिट्री एडवाइजर्स की। ये मिलिट्री एडवाइजर क्या करेंगे? ये मिलिट्री एडवाइजर्स जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों आर्मी को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कश्मीर से आप अपनी जो मिलिट्री है उसको डीमिलिटराइज करो, मिलिट्री का प्रेजेंस कम कर दो, ताकि पीसफुली जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड हो। और जब जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा, तब वहां की जनता डिसाइड करेगी कि इंडिया में ज्वाइन करना है कि पाकिस्तान में ज्वाइन करना है। और जब जनता डिसाइड कर लेगी, तो कश्मीर वहां चला जाएगा, राइट? 1948 में मई, अप्रैल हो गया, अब मई में, मई में जो मिलिट्री एडवाइजर्स होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के होते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप एक एग्रीमेंट साइन कर लो। एग्रीमेंट का नाम होता है सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीज फायर का मतलब समझ लो, सीज फायर एक बहुत ही डिप्लोमेसी में इसको कहते हैं कि यार बहुत ही अच्छा वाला टर्म है, या फिर शांति वाला टर्म है, शांति। यस, सीज फायर। ट्रूथ। यस, ट्रूस, वेरी गुड। ट्रूथ। ट्रूस जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी इसराइल हमास में भी हमने देखा ट्रूस, ठीक है। तो जहां पे सीज फायर होगा, वहां पे आपको गन्स, मिलिट्री, मिलिट्री प्रेजेंस ये देखने को नहीं मिलेगा, आप रिट्रीट कर लोगे। तो एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस सीज फायर एग्रीमेंट का नाम होता है कराची एग्रीमेंट। कराची, ये याद रखना इसको, ये आगे चल के आने वाले कराची एग्रीमेंट। तो किसके बीच में साइन हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाया? वो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री एडवाइजर्स। क्यों करवाया? ताकि पाकिस्तान में, सॉरी, कश्मीर में प्लेबिसाइड हो सके, ठीक है। अब इस कराची एग्रीमेंट में क्या बोला? एग्रीमेंट में बोला गया कि भैया आप तो सबसे पहले डीमिलिटराइज करोगे इस वाले रीजन को, और उसके बाद स्टेटस को रखोगे। स्टेटस को माने जिसकी आर्मी जहां है वही रुक जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये कश्मीर है, इंडिया की मिलिट्री यहाँ है तो आप यही रुक जाओगे, पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ है तो आप यही रुक जाओगे, आप ना आगे बढ़ोगे ना पीछे जाओगे, ना इंडिया आगे बढ़ेगा ना पीछे जाएगा। तो कराची एग्रीमेंट में स्टेटस को मेंटेन करने की बात हुई, सो दैट पीस आए स्टेटस को से, और फिर प्लेबिसाइड हो सके। यहां तक समझ में आया? हाँ। अच्छा, अब स्टेटस को, पीस पीस लेके आना है। अब मिलिट्री एडवाइजर्स ने बोला कि भाई देखो, अब सीज फायर हो गया, अब सीज फायर हो गया तो एक काम करो, तुम्हारी मिलिट्री को वापस भेजो अभी इधर से वापस। और इंडिया को भी बोला भाई तुम्हारी मिलिट्री को भी यहाँ से धीरे 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 करके वापस भेजो, अभी पीछे भेजो। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं। इंडिया ने बोला जब तक पाकिस्तान नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर अपनी मिलिट्री को रिट्रीट करता है तो हम भी अपनी मिलिट्री को रिट्रीट करने के लिए तैयार है। अपना स्टैंड पूरी दुनिया में सेम है। कैसे? न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में बताता हूँ। इंडिया को बोलते हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर बॉम्ब अपने जो है वो डिसमेंटल कर दो, तो इंडिया एक ही बात बोलता है, दुनिया के जितने भी कंट्रीज है जिनके भी पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम सारे अपने बॉम्ब डिसमेंटल कर लो, हम भी कर लेंगे। तो अपना स्टैंड ऐसे ही है, तुम करो हम भी करेंगे, पर पहले तुम तो करो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अपने को भरोसा नहीं था। तो पाकिस्तान डिड नॉट, यू नो, रेडी, गॉट रेडी टू डीमिलिटराइज द सीज फायर लाइन। और इंडिया ऑल्सो डिड द सेम। भाई पाकिस्तान नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे? कल को करके हमका अटैक कर लिया तो, पहले 1947 में एक अटैक कर लिया, तो वी वर नॉट रेडी। तो ऐसे करते करते 1950s का टाइम आ गया है, 10 साल ऐसे ही चला। यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री एडवाइजर्स वाज नॉट बीन एबल टू कन्विंस पाकिस्तान एंड इंडिया टू डीमिलिटराइज दिस एरिया। अब धीरे धीरे करते करते 1962 का टाइम आता है। 1962 में क्या होता है?
इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाता है। और जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो भाई इंडिया को एक बात समझ में आती है कि भाई अपने से एक गलती हो गई कि अपन जो ये इशू है वो यूनाइटेड नेशन लेके गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक कोई इम्पार्शियल बॉडी तो है नहीं। और यूनाइटेड नेशन 1962 का वॉर प्रिवेंट करने में नाकाम रही। उसी टाइम पे इसराइल में भी वॉर हो रहे थे, 7 डे वॉर, वहां पे भी नाकाम। तो यूनाइटेड नेशन इज अ पार्शियल बॉडी, ये तो अपने को समझ में आया था। जो वहां के जो परमानेंट मेंबर्स है दे आर आर्म टू स्टेट। आर्म टू स्टेट मतलब उनके हक की बात है तो वो वॉर प्रिवेंट नहीं करेंगे, अगर हक की बात नहीं है तो करेंगे। ये बात समझ में आया। तो 1962 में हाँ, चाइना के साथ वॉर हुआ तो चाइना ने अपना क्या किया, ये वाला एरिया कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान को एक दिमाग आया कि यार देखो, ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है, तो आगे चल के अगर हमारा झगड़ा होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई होगी, पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री के बीच में लड़ाई होगी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये वाला जो एरिया था, ये वाला शक्शगम वैली, ये गिफ्ट कर दिया चाइना को कि आगे चल के भाई अगर लड़ाई करनी है तो पाकिस्तान से भी लड़ना होगा और चाइना से भी लड़ना होगा। एंड चाइना इज सुपीरियर देन इंडिया, पहले भी तो अब भी है। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए 1962 में वॉर में, तो ये तो ऑक्यूपाई कर लिया और पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई करके रखा था इलीगली, उसमें से कुछ पार्ट दे दिया चाइना को। ठीक है। अब जब ये इलीगली पाकिस्तान ने यूएस चाइना को गिफ्ट कर दिया शक्शगम वैली, तो भाई यूनाइटेड नेशन को कुछ बोला ही नहीं। तू तो प्लेबिसाइड कराने वाला था, लेकिन तुम तो कुछ नहीं बोले। तो आपने को चार बार समझ में यूएस यूएन की कि भाई इनडायरेक्टली कश्मीर में पाकिस्तान को सपोर्ट है यूएसए का, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, सियाटो और सेंटो। इंडिया ने क्या बोला था, विल रिमेन नॉन लाइन। तो हाँ, पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था यूनाइटेड नेशन में, इंडिया को नहीं था। सो इंडिया अंडरस्टूड दैट यूएन विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अ कंडीशन जहां पे कंडीसिव कंडीशन जहां पे पीस हो और जहां पे प्लेबिसाइड हो सके। अब आता है 1964 का टाइम। 1964 के टाइम पे क्या होता है, नेहरू जी की डेथ हो जाती है। बैकग्राउंड देखो, नेहरू जी की डेथ होगी और नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे, छोटे मोटे लीडर नहीं थे। इमोशनल टर्मोइल है भाई पूरी कंट्री में। शास्त्री जी हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पाकिस्तानी व्यूड शास्त्री जी एज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, कि भाई नेहरू जितना तो इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं है शास्त्री जी, और आर्मी भी वीक है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक करके फिर से कश्मीर को अपना लेते हैं। ये दूसरी बार उनको विचार है। तो 1965 में पाकिस्तान अटैक कश्मीर, व्हाई, टू स्नैच कश्मीर फ्रॉम इंडिया। तो भाई इंडिया कहाँ चुप रहने वाला था, इंडिया ऑल्सो रिटालिएटेड। द एडवेंचरीज ऑफ पाकिस्तान was to snatch कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी कश्मीर फ्रॉम इंडिया, रेस्ट ऑफ द कश्मीर, बट वो फेल हो गया। अब यूएसए को जो यूएस को आया गुस्सा, उस टाइम पे यूएसए कर रहा था बैक किसको, पाकिस्तान को। यूएसए को गुस्सा कि भाई, पाकिस्तान। तेरे को एडवेंचरिज्म किसने करने बोला, सब तो शांति से चल रहा था, व्हाई डिड यू अटैक इंडिया। तो यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम, वैक्यूम बिटवीन दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया, कि भाई इनके बीच में कुछ सुलह हो जाएगी। ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वो वैक्यूम का फायदा उठाया यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने बोला तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, एक काम करो, तुम एक काम करो, मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, यूएसएसआर ने बोला इंडिया और पाकिस्तान को, एक काम करो तुम लोग ताशकेंट आओ, ताशकेंट। ताशकेंट कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में कि कजाकिस्तान में, मैं भी कंफ्यूज हूँ। आई थिंक उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे, एक बार चेक करके बताना कहाँ पे। ताशकेंट, ताशकेंट कहाँ पे बताना।
उज़्बेकिस्तान में कि कज़ाकिस्तान में कि उज़्बेक उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में। तो अब तू बोलेगा भाई उज़्बेकिस्तान। यूज़बेकिस्तान में क्यों बुला इन दोनों को? अरे भाई उस टाइम पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब यूएसएसआर के ही पार्ट थे। बाद में ये टूटा जब जाके कंट्रीज बनी। इतना बड़ा था ना पहले यूएसएसआर, फिर ये टूट गया, इतने बचा रशिया, ये पूरा कंट्री उसके अंडर था। तो ताशकंद में बुलाया। तो ताशकंद में बुलाने के बाद में क्या हुआ? 1966 में ताशकंद में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि भैया स्टेटस को मेंटेन रहेगा, स्टेटस को जो चाहे वही खड़ा रहेगा। तो मान लो कि ये कश्मीर है, इंडियन आर्मी इधर है, पाकिस्तान आर्मी इधर है, तो तुम जहाँ खड़े हो वही रहेगा, यही खड़े रहोगे। एंड यूएसएसआर कंडेम पाकिस्तान एडवेंचरिज्म, तो हमारे फेवर में ही था। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज और हुई कि शास्त्री जी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अब शास्त्री जी के बाद में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है इंडिया का? कौन बनता है? तीसरा प्राइम मिनिस्टर कौन है अपना? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यस। सो इंदिरा गांधी बनती है भाई हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बट ताशकंद एग्रीमेंट के बाद में ना अपने को तीन चार चीजें जो है वो समझ में आ गई। चीजें ये समझ में आई कि भैया यूनाइटेड नेशन एक तो फेलियर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉर को प्रिवेंट कर ही नहीं सकता। 1962 का नहीं कर पाया, शमशेरगम वैली चला गया उसको प्रिवेंट नहीं कर पाया, इंडिया पाकिस्तान के वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया, प्लेबिसाइड नहीं करवा पाया, उसके बाद में 1965 का जो वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो भी नहीं करवा पाया। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये एक आर्म ट्विस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हक में बात करते हैं उसी के हक में बात करते हैं, अपने हक की बात करता है। और पाकिस्तान को सपोर्ट था यूएसए का। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन तो भाई मेरे को नहीं लगता, ऐसा इंडिया बोल रहा था कि पीसफुली प्लेबिसाइड कंडक्ट कर पाएगा कश्मीर में। और पाकिस्तान का एडवेंचरिज्म डे बाय डे बढ़ रहा था, दो बार अटैक कर चुका था कश्मीर के ऊपर। तो इंडिया को लगा कि वी नीड टू स्टॉप दिस पाकिस्तान एडवेंचरिज्म, एक ने एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो तुमने हमारे ऊपर अटैक किया, अब हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। और फिर होता है एक बहुत बड़ा खेल शुरू। खेल ये शुरू होता है कि 1968 में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हो जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड एक हो जाती है रॉ। अब रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के अंदर रह के इंटेल गैदर करेगी, इंटेलिजेंस गैदर करेगी, और रॉ बाहर की कंट्रीज में जाके इंटेलिजेंस गैदर करेगी। अब रॉ ने पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को ऑब्जर्व किया। और लॉ कौन सी फॉल्ट लाइन थी वो? बांग्लादेश के टाइम पे बताया था मैंने, दैट वाज दिस इज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो बांग्लादेश। रहा था? बंगालियों पे अत्याचार, ये हो रहा था। शेख मुजीबुर रहमान, उनका इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था, याद है? यू विल स्पीक ओनली हाँ। इन उर्दू, उर्दू योर नेशनल लैंग्वेज, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, बंगाली कल्चर को सप्रेस करा था। तो ये फॉल्ट लाइन मिल गया रॉ को। और रॉ ने इस फॉल्ट लाइन को क्या किया, ये किया, लिवरेज किया। हमने क्या बोला कि भाई ये तो तुम्हारे साथ में बहुत गलत हो रहा है। तो हमने क्या किया, इनकी एक गुरिल्ला वॉरफेयर ग्रुप थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति मीन्स आजादी, मुक्ति वाहिनी। तो हमने इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये लोग जाए और पाकिस्तानी आर्मी आर्मी के जनरल्स को मारे। उसके बाद क्या हुआ, 1971 का टाइम है। 1971 में पाकिस्तान ने, हमने ऐसे कंडीशंस बना दिए दैट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान अटैक इंडिया इन द वेस्टर्न साइड, यहाँ पे राजस्थान वाले साइड में हमको अटैक किया। अब पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हमने इधर से अटैक किया तो इंडिया भी इधर से अटैक करेगा। नहीं, हमने क्या किया, हमने ईस्ट पाकिस्तान में अटैक किया। और हमने ईस्ट पाकिस्तान में अटैक करके हमने नया कंट्री ही बना दिया, दैट वाज कॉल्ड एज बांग्लादेश। अब ये जो घाव है पाकिस्तानियों के दिल पे आज तक लगा हुआ है कि इन्होंने एक पूरे कंट्री के दो टुकड़े कर दिए। और पाकिस्तान भी चाहती है कि इंडिया के दो टुकड़े हो। अब समझ में आया नॉर्थ ईस्ट में क्यों यू विल फाइंड द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। खालिस्तान। खालिस्तान मूवमेंट, कश्मीर में सेपरेटिज्म,
तो पूरा मतलब देखो, अगर मैं पूरी इंडिया का अगर तुम्हें मैप बताऊं तो इंडिया में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे कश्मीर इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पंजाब में ड्रग अब्यूज, ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, इसमें हाथ किसका है? और नक्सलिज्म इस बेल्ट में, इसमें हाथ किसका है? पाकिस्तान के आईएसआई का। दे वांट इंडिया टू गेट कट इनटू द 1000 पीसेस। तो ये हमने उनके टुकड़े कर लिए। ओके, फिर क्या होता है? तो 1971 में वॉर जीत गए। 1972 में एक एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज शिमला एग्रीमेंट। तो उनके ऑफिसर्स को हम शिमला बुलाते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं और हम कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट में क्या होता है कि भैया 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनको पीओडब्ल्यू बोलते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब जो लड़ाई में पकड़े गए थे, इंडिया ने उनको पकड़ा, अभी हम वापस उनको छोड़ रहे हैं। सो दे वर बीन रिलीज, दे वर बीन रिटर्न टू पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि भाई देखो, सीज फायर लाइन है अपने बीच में, उसको आप डीमिलिटराइज करोगे कि नहीं करोगे? आपने कराची एग्रीमेंट में बोला था कि आप सीज फायर करोगे, डिस्पाइट सीज फायर आपने वहां पे अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस रखा, यस और नो? तो हमने उनको पूछा कि भाई तुम सीज फायर करोगे कि नहीं करोगे? तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया, बोला, ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में सीज फायर इज अ पीसफुल टर्म और मिलिटराइजेशन इज अ मिलिट्री टर्म। तो ये डिप्लोमेटिक टर्म है और एक मिलिट्री टर्म है, ये वाला मिलिट्री वाला टर्म है, मिलिटराइजेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? मिलिटराइजेशन, मिलिटराइज्ड, मिलिटराइज, सॉरी, मिलिटराइज्ड। तो जो ये था, सीज फायर लाइन थी, तो सीज फायर में तो पहले तो कोई मिलिटराइजेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई टॉम देखो क्या बोल रहा है, सीज फायर, फायर बंद। पर यहाँ पे लाइन तो है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंट्री की आर्मी है। तो मतलब आप देख रहे हो, ये अपोजिट वर्ड है, मतलब समझ रहे हो, सीज फायर लाइन तो है लेकिन वहां पे मिलिट्री भी है। अगर सीज फायर लाइन है तो वहां पे मिलिट्री रहनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? अपोजिट है ये दो चीज। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, तुम तो अपनी मिलिट्री वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप नहीं मिलिट्री अपनी वापस लोगे तो हम भी अपनी मिलिट्री वापस नहीं लेंगे। तो शिमला एग्रीमेंट के अंदर ही हमने एक और एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट का नाम था सुचेतगढ़ एग्रीमेंट। सुचेतगढ़ एग्रीमेंट। अब इसमें हुआ क्या? हमने बोला कि भाई देखो, इस लाइन का नाम क्या था? सीज फायर लाइन। अब इस लाइन का नाम चेंज करके होगा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ मिलिट्री टर्म, यहाँ पे आर्मी रह सकती है। पर अगर तुम बोल रहे हो कि भाई इस लाइन का नाम रहेगा सीज फायर लाइन और दोनों की मिलिट्री यहाँ पे प्रेजेंस है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि इस लाइन का नाम होगा अभी एलओसी, और जो कि आज तक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और दोनों की मिलिट्री का प्रेजेंस यहाँ पे है। और सीज फायर वायलेशन हमेशा पाकिस्तान करती है, इधर से गोली चला देगी, इधर से तोप कर देगी। अभी रिसेंटली अग्निवीर बच्चा था, 20-22 साल का नाम, तो उसका नाम शुभम था। तो सीज फायर वायलेशन किया, गोली आई लग गई उसको, बेचारा मर गया। ठीक है। अच्छा, तो शिमला एग्रीमेंट में हमने और क्या बोला? हमने ये बोला कि भाई साहब देखो, अब देखो देखो, यूएन के ऊपर से तो अपना भरोसा जा चुका था, ये बात तो मानते हो? दूसरा, यूएन एक आर्म टू स्टेट बॉडी है, ये भी आपको अपने को पता था। तीसरा, जो यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे थे, ये भी नाकाम रहे इन पीस इन कश्मीर, सो दैट प्लेबिसाइड हो सके। तो हमने शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान को बोला कि देख भाई, यूएन तो कुछ ना करे अभी, जो भी करना है तेरे को मेरे को करना है। तो हमने पाकिस्तान से लिखवा लिया, उस एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया कि भाई जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का और इंडिया का बायलैटरल इशू है। हमने ये साइन करवा लिया पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने एग्री भी कर लिया। इतना समझ में आया? हाँ। ये हमारा डोमेस्टिक इशू है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये निकलता है कि भाई कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई तीसरी कंट्री या कोई भी थर्ड पार्टी
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं आएगी कश्मीर इशू पे, कि तुमने मान लिया ना तुम्हारा बायोलेटरल इश्यूज है तो तुम दोनों सॉल्व करोगे, थर्ड पार्टी तो आएगी नहीं, वो चाहे यूएन हो, चाहे यूएसए हो, या यूएसएसआर हो, कोई भी हो। पहला इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान अभी कश्मीर के इशू को इंटरनेशनली लेके नहीं जा सकता, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, क्योंकि मामला तेरा मेरा है, तो तुम पाकिस्तान कश्मीर का इशू इंटरनेशनली लेके नहीं जा सकता। तो ये दो चीजें हो गई। लेकिन आज भी पाकिस्तान वही करता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, अरे कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अरे कश्मीर पे आजादी ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कश्मीर आजाद नहीं हो रहा है, ये करता है। हम लोग दिखाते थे शिमला एग्रीमेंट, ये देखो भाई तुमने साइन करके रखा है, तुम्हारा कोई लोकस स्टैंडाई है ही नहीं। अच्छा ये वर्ड बहुत अच्छा है, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब समझते हो? लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है किस मुंह से, किस मुंह से बोल सकते हो, किस हक से बोल सकते हो, इसका मतलब होता है लोकस स्टैंडाई, साधारण सिंपल Yes. भाषा में। तो पाकिस्तान का तो कोई लोकस स्टैंडा है ही नहीं, इंटरनेशनल इश्यूज कर रही है, यूनाइटेड नेशन में जा रहा है। तुम जब भी देखोगे ना यूनाइटेड नेशन में, इमरान खान जाएगा पाकिस्तान पाकिस्तान करेगा, नवाज शरीफ जाएगा ये कश्मीर कश्मीर करेगा, कश्मीर में कितना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम शिमला एग्रीमेंट दिखा देते हैं, भाई देखो तुमने साइन करके रखा हुआ है। यूएसए इंटरवीन कर रहा था पिछले बार, डोनाल्ड ट्रम्प, आई विल सॉल्व कश्मीर इशू। हमने बोला भाई शिमला एग्रीमेंट है हमारे पास में, हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एंड पाकिस्तान डज नॉट वांट दैट कश्मीर इशू शुड गेट सॉल्व। उनकी मिलिट्री का तो तुम्हें पता ही है, वो तो मुर्गी मुर्गी है उनके लिए, सोने के अंडे वाली। तो पाकिस्तान का इशू हाँ। वैसे की वैसे। प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते कि प्लेबिसाइड हो, प्लेबिसाइड मतलब कि भाई लोगों से पूछा जाए, वोटिंग हो, इधर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड इंडिया। हमने बोला कि भाई साहब तुमने पाकिस्तान, तुमने कश्मीर को इतना इंस्टेबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्लेबिसाइड होगा? 1947 से तो कश्मीर इंस्टेबल है। तुम चाहे 1962 का वॉर देख लो, 65 का देख लो, 71 का देख लो, उसके बाद में 1999 का कारगिल वॉर देख लो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देख लो। तो तुमने कश्मीरी यूथ का माइंड ब्रेन वॉश कर लिया, तो अभी तो यहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं हो सकता, बराबर है? प्लेबिसाइड कब हो सकता था? 1947-48 में, तब हो सकता था। लेकिन तुमने कश्मीर में इतनी खिचड़ी पका दी, इतना टेररिज्म कर दिया, इतना लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया कि नाउ देयर इज नो प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड नहीं हुआ तो क्या होगा? हम कश्मीर देने को तैयार नहीं, और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देने को तैयार नहीं। तो कश्मीर का इशू तो कभी सॉल्व होने ही नहीं वाला, ये बात रख लो ध्यान में। समझ में आया खिचड़ी अभी? हाँ। Yes. प्लेबिसाइड 1947-48 में ही हो जाता था, अगर पाकिस्तान राजी होता तो। लेकिन उन्होंने क्या किया? जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी आर्मी भेज दी वहां पे, लश्कर के नाम पे, तो हो गई लड़ाई शुरू। अगर लड़ाई नहीं होती तो हरि सिंह भाग के आता क्या नेहरू के पास? उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन कर लिया था पाकिस्तान के साथ में, थोड़ा और रुक जाता तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर लेते। बट अपनी बेवकूफी की वजह से पाकिस्तान लॉस्ट कश्मीर, क्योंकि वहां की जनता कौन थी? मुस्लिम मेजोरिटी थी। ऑटोमेटिकली दे कुड हैव वोटेड फॉर whom? दे कुड हैव वोटेड फॉर पाकिस्तान ओनली, ऐसा नो? तो पीसफुली उनको मिल जाता, पर इतने इडियट लोग है ये पाकिस्तान, इतने इडियट है। हमने प्लेबिसाइड करने की बात की, पर प्लेबिसाइड के नाम पे इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया कश्मीरियों को। प्लेबिसाइड के नाम पे इन्होंने टेरर फैलाना स्टार्ट कर दिया। हम बोले कि हमने क्या बोला, जब तक शांति नहीं होती कश्मीर में हम लोग प्लेबिसाइड नहीं करेंगे। तो शांति है ही नहीं तो प्लेबिसाइड भी नहीं है फिर, ठीक है? यहाँ पे यस समझ में सर। आया? ओके, नाउ विल गो टू इंटरेस्टिंग ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी कॉल्ड एज ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। तो पहले तो हम हमें सियाचिन की ये देखना पड़ेगा, और मैप देखना पड़ेगा, सियाचिन ग्लेशियर का मैप कैसा है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये पूरी स्टोरी डाल के रखी है मैंने यहाँ पे पूरी अच्छा यहाँ देखो आप, ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, एलओसी। पहले ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम क्या था? सीज सीज फायर, फायर लाइन। सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन, तो यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस था, तो हमने बोला कि भाई सीज फायर लाइन और मिलिट्री प्रेजेंस साथ में नहीं हो सकता, तो हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एलओसी, अंडर सुचेतगढ़ एग्रीमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ देखोगे तो दिस इज श्रीनगर, कारगिल यहाँ पे है, कारगिल यही हुआ था। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
दिस इज एलओसी। और ये जो ब्राउन में दिख रहे हो ना, ब्राउन में, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ा और नीचे आता हूँ, कैन यू सी दिस सियाचिन ग्लेशियर? कैन यू सी दिस? हाँ। ओके, मैं थोड़ा और क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको। कैन यू सी दिस सियाचिन ग्लेशियर? अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट साइड में क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर की ईस्ट साइड में क्या है? अक्साई चीन। बराबर है। तो अगर कोई भी सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करेगा तो क्या होगा? तो उसको चाइना और इंडिया के ऊपर, दोनों, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नजर रखते आएगी। इट्स बर्ड्स आई व्यू। हाँ। टोपोग्राफिकली ये जो एरिया है, ये उठा हुआ एरिया, बहुत उठा हुआ एरिया है। तो कोई भी यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकता है, चाइना के ऊपर भी नजर रख सकता है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें ऑपरेशन मेक दूर की कहानी। अब 1980s की बात आ गई, 70s में वॉर वॉर हो गया, 1980s की बात आ गई, 1981 और 82 की बात है। उस टाइम पे भाई रॉ जो थे, रॉ एक अपने एसेट्स बना रहा था ऑल ओवर द कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब ये एसेट का मतलब क्या होता है? गुप्त इंफॉर्मेशन देने वाले को मिलिट्री इंटेलिजेंस की भाषा में या फिर इंटेलिजेंस की भाषा में, रॉ की भाषा में एसेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं रॉ हूँ और मेरा कोई खुफिया जानकारी, मेरे को जानकारी देने वाला पाकिस्तान में बैठा है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा एसेट है। समझ में आया? तो 1981-82 में यस सर। पाकिस्तान ने हाई आल्टीट्यूड सूट्स ऑर्डर किए लंदन से। अब आपको पता होगा कि जब हम पहाड़ों पे चलते हैं, जो ये सियाचिन वाला एरिया है, तो वहां पे पहाड़ों में बहुत ठंडी होती है। ऊपर आप देखोगे तो -30 -40 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल सूट वहां पे काम नहीं करते। तो हाई ऑल्टीट्यूड सूट्स लगते हैं वहां पे। तो पाकिस्तान ने लंदन में एक कंपनी थी, उसको ये हाई ऑल्टीट्यूड सूट्स का ऑर्डर दिया। अब वो जो कंपनी का बंदा था, वो बंदा एक दिन ऐसे ही बैठा था एक और बंदे के साथ में, और वो डिस्कस कर रहा था कि यार पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड अस द ऑर्डर, तो अभी हम वो बना रहे हैं और बहुत ही फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब उसको पता नहीं था कि ये जिस बंदे से ये शेयर कर रहा है, ये बंदा है रॉक का एसेट। इस बंदे ने जाके बता दिया भाई मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि भाई पाकिस्तान ना हाई ऑल्टीट्यूड सूट्स खरीद रही है। और इंडिया के मिलिट्री ने फिर ये अनुमान लगाया कि भाई हो ना हो पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सूट्स आप किसके लिए बनाओगे? सियाचिन के लिए बनाओगे। वही एक एरिया है जहां पे आपको लिवरेज मिलेगा। तो 1984 में 1984 में इंडिया ने एक एक्सपीडिशन भेजी। एक्सपीडिशन मतलब कुछ लोग भेजे वहां पे सियाचिन ग्लेशियर पे। और जब आप वहां पे भेजा तो तब देखा कि भाई पाकिस्तान ने ऑलरेडी वहां पे अपना प्रेजेंस बना के रखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। तो 1984 में इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत। और मेघदूत के अंदर हमने क्या किया? सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा कर लिया। अब सियाचिन ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट? देखो, ये वाला एरिया देखो, हम यहाँ से चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, हम यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखते हैं। हमने पाकिस्तान और चाइना को काट दिया यहाँ से, बीच में से। दूसरा, अगर आप नॉर्दर्न साइड से देखोगे ना, तो नॉर्दर्न साइड से यहाँ पे एक काराकोरम हाईवे निकलता है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट है। तो उस हाईवे के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। यस नो? यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं यस सर। तो इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। सो दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज अक्साई चीन, दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ से जाएगा काराकोरम हाईवे, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे जाने कितना आसान है क्या? आंसर इज नो। लेह लेह है यहाँ पे, लेह है यहाँ पे, आंसर इज नो। तो यहाँ पे जाएंगे कैसे? तो यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप, दौलत बे गोल्डी नाम की। दौलत बे ओल्डी, ओल्डी गोल्डी नहीं, जी नहीं, ओल्डी, दौलत बे ओल्डी, डीओबी, डीबीओ बोलते हैं इसको। तो एक जगह है दौलत बे ओल्डी, तो वहां पे हमने एक एयर स्ट्रिप बनाया। तो हम क्या करते थे, यहाँ से प्लेन रूट होता था, यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे जाता था, फिर यहाँ से हम पैदल 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 सियाचिन पे जाते थे और फिर ऊपर जाते थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, लेह से, लेह को कनेक्ट कर दिया बाय रोड टू दौलत बे ओल्डी। तो उससे क्या हुआ? उससे आया चाइना को गुस्सा। चाइना को गुस्सा है तो फिर क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया लद्दाख, लद्दाख स्टैंड ऑफ। लद्दाख में स्टैंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे स्टैंड ऑफ होता ना, 40 जवान मरे थे अपने, याद है? हाँ। अब यस सर। चाइ हाँ, तो चाइना ने स्टैंड ऑफ क्यों किया? क्योंकि
जब भी फ्यूचर में इंडिया इंडिया और चाइना का वॉर होगा तो यहाँ से जो रीइंफोर्समेंट है, यहाँ से जो गाड़ियां है, टैंक है, तोपे है, बहुत जल्दी भेजी जा सकती है बाय रोड। हमारा टेरिटरी, हम कुछ भी करें, रोड बनाए, प्लेन बनाए, खड्डा बनाए, हाईवे बनाए, कुछ भी बनाए, हमारी मर्जी। अब तुम एक लार्जर पिक्चर को समझो। मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट द एंटायर कश्मीर एरिया, लेह से कनेक्ट करेंगे हिमाचल को, फिर यहाँ से कश्मीर को टनल बना रहे हैं। अभी वो लोग फंसे थे ना, वो पता होगा ना, अभी 40 जवानों को उत्तरकाशी Yes. उसमें उनको उत्तरकाशी रेस्क्यू किया। तो मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट हेवीली इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम री भेज सकें। हम 1962 का वॉर इसीलिए हारे क्योंकि भाई हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, हमारे सोल्जर्स के पास में, इसीलिए हम 1962 का वॉर हारे। बल्कि चाइना ने यहाँ पे रोड बनवा लिए थे, हमारे पास में इतना लिवरेज था ही नहीं। तो जो हम न्यूज में सुनते हैं कि भाई क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक लार्जर पिक्चर देखो। लार्जर पिक्चर देखो, व्हाई दे आर बिल्डिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रीजन। फॉर नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो तो ठीक है, दैट वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, इट इज हैपनिंग। बट सिक्योरिटी मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि ये एरिया बहुत फ्रेजाइल एरिया है। इधर का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उधर सक्शगम वैली है, इधर दौलत बेग ओल्डी है, उसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तान, सॉरी, अक्साई चीन भी है। ठीक है। ओके, तो आई थिंक पिछले प्रीलिम्स में सियाचिन ग्लेशियर से क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में, प्रीलिम्स में। तो उन्होंने बोला था कि सियाचिन ग्लेशियर के नीचे कौन सी रिवर बहती थी, नुब्रा करके एक आंसर था उसका। ठीक है। तो अभी हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची? हमारी स्टोरी पहुंची 1981-82 से। ठीक है। अब देख, 1988 में क्या होता है। 1988 में होता है कि यूएसएसआर अफगानिस्तान से रिट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ओके। अब यूएसएसआर अफगानिस्तान से रिट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो भाड़े के जो जिहादी थे, जिहादी जो अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे, और ये जिहादी किसने प्रोवाइड किए थे? पाकिस्तान के मदरसों ने, याद है ना, Yes. Mujahideen. मुजाहिदीन। हाँ अब ये जिहादी बन गए अनएम्प्लॉयड, कि भैया यूएसएसआर तो रिट्रीट कर दिया, यूएसए ने पैसा देना बंद कर दिया क्योंकि ये तो वॉर खत्म हो गया, तो इस जिहादियों का करे क्या? तो पाकिस्तान ने बोला, अरे बेटा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। नया जॉब ये है कि अभी तुम्हें इंडिया में जाके टेरर फैलाना है, इस वाले रीजन में। अब इनको क्यों इतनी चूल मची है पाकिस्तान वालों को कि इंडिया में जाके टेरर फैलाना है? 1971 में हमने क्या किया था? उनके टुकड़े किए थे। पाकिस्तान को पता है कि भाई कन्वेंशनल वॉर तो अपन इंडिया के साथ में जीत नहीं सकते। जितने भी वॉर हुए, 1947 का वॉर हुआ, 65 का हुआ, 71 का हुआ, 1999 का हुआ, हम नहीं जीते। तो अब इंडिया को मारे कैसे? तो इंडिया के टुकड़े करो। कितने? 1000 टुकड़े करो। तो टुकड़े कैसे करेंगे? कश्मीर में अनरस फैलाएंगे, ड्रग्स भेजेंगे पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी करवाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन टेररिस्ट को भेजना स्टार्ट कर दिया कश्मीर में, और ये लोग अंधाधुंध टेररिज्म फैलाना स्टार्ट हुए। तो 1990 से ही क्यों टेररिज्म फैला? कश्मीर जो अनस्टेबल है ना, वो कश्मीर 1990 से बहुत ज्यादा हो गया। इसका रीजन यही है, यूएसएसआर ने डिप्लीट कर दिया, रिट्रीट कर लिया। वो जो जिहादी अनएम्प्लॉयड थे, वो जिहादी कहाँ चले गए? वो चले गए कश्मीर में। तो अगर आपने वो कश्मीर फाइल्स, अगर वो मूवी देखी होगी, जिसमें द द पंडित्स गॉट एक्सॉर्टेड फ्रॉम कश्मीर, उसके बाद में मास किलिंग हुई, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, एंड द पीपल गॉट सेंटिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ने प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स डेवलप कर लिए। नाउ पाकिस्तान इज सेइंग कि अभी प्लेबिसाइड करो। अरे भाई, तुमने पूरा कांड कर दिया यहाँ पे आके, तुमने यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करवा दिया, तुमने कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करवा दिया, तुमने कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैली, अब तुम बोल रहे हो प्लेबिसाइड कराओ। तो हम करेंगे, करेंगे क्या हम प्लेबिसाइड अभी? नहीं अभी नहीं करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि तुमने तो पूरा रायता फैला दिया यहाँ पे, सारे यूथ को पाकिस्तान के फेवर में कर लिया। तो ऑब्वियसली प्लेबिसाइड हो भी गया, सब लोग पाकिस्तानी बोलने वाले। वी डोंट वांट टू क्रिएट प्लेबिसाइड नाउ।
So this is the unending scenario of Kashmir. समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। yes. तो ये पूरा रायता था, तो बाकी के रायते के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, मोस्टली हो ही चुका है, Yes. ठीक है? ओके कोई सर। डाउट है? कुछ समझ में नहीं आया कुछ? समझ नहीं. में आया ना? हाँ सर।